अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जुलियाना उस्मान आपकी खदमत में हाजिर है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को भी आप फुल देखा करें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हासिल हो सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के बारे में। क्या आपने कभी ये सुना है, हैव यू एवर हर्ड दैट, कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारी इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियोस में ऐसा करो वैसा करो, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। तो मैं कहूँगी इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, कि कहना आसान है करना मुश्किल है, बिकॉज आई हैव टू डू, मुझे काम करना पड़ता है, नॉट अदर्स, दूसरों को नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, तो इसको हम फ्रेज को यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट आई हैव टू राइट इन उर्दू कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। और करना मुश्किल है। So how we will use this in sentence, this phrase, it is easier said than done. I have example for this phrase. Must look this carefully. Qualifying CSS exam is easier said than done. अब देखें, easier said than done। अब मैं कहती हूँ कि it is easier said than done, तो it की जगह पर हम ये पूरा ही जुमला लिखेंगे कि क्वालिफाइंग CSS एग्जाम, ये it की जगह पर आ गया, इसके बाद ये फ्रेज आ गया इज ईजियर सेड देन डन। यानी कि CSS का एग्जाम बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अटेम्प्ट करें, तो मैं कहूँगी कि भाई क्वालिफाइंग CSS एग्जाम इज ईजियर सेड देन डन, यानी कि CSS का एग्जाम पास करना, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अब एक और सेंटेंस है A and B। Losing weight is easier said than done। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बहुत मोटी हो रही हो, फला जो है ये चीज़ें किया करो, मतलब ये खाओ वो खाओ फला खाओ, आप मुख्तलिफ लोगों को यू सजेस्ट। सो भाई वेट लूज करना कोई इजी काम नहीं है। सो लूजिंग वेट इज ईजियर सेड देन डन, यानी कि वेट को कम करना सिर्फ कहने की बातें हैं, करना बहुत मुश्किल है। सो this was the first phrase which I explained to you. Now I come to second. अब देखिए come what may। अच्छा, come what may का मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए। Writing in Urdu for you so as you can understand and you can remember or you can learn। चाहे कुछ भी हो जाए। I will not marry come what may। मैं शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
ठीक है। I will buy my new house अच्छा, ये कम में मैंने ई नहीं लगाया था, so you don't make mistake. I will buy new house come what may, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना नया घर जरूर खरीदूंगा। या मैं ये कह सकती हूँ I will qualify this exam come what may, मैं हर हाल में अपना एग्जाम पास करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको जहां पर भी आप ये कहना चाहें कि कुछ भी हो जाए I have to do this, तो आप वहां पर जुमला लिखने के बाद you will write come what may. Have you got it? I hope so. The third phrase is last but not the least. This is not first, this is third. Last but not the least. आपने सुना होगा इसके बारे में and you will be very clear about it. But I will still make you understand the meaning of this phrase last but not the least. अब देखें, last कहते हैं आखिर को, आखिरी या आखिर, और लीस्ट कहते हैं कम को। जब भी आप इस सेंटेंस को बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर जो है कोई भी शख्स किसी शख्स की तारीफ कर रहा है और जब वो उसकी आखिरी तारीफ के लिए आखिरी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो फिर ये जुमला कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि आप किसी की खूबियां बयान कर रहे हैं और जब उसकी आखिरी खूबी बयान कर रहे होते हैं तो फिर आप कहेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Such as, I will write here example. My brother is handsome, having a good job, कॉमा मैं क्वालिटीज बयान कर रही हूँ। आई एम एडमायरिंग माई ब्रदर, एज आई हैव टोल्ड यू कि एडमायरिंग का मतलब होता है तारीफ करना। हैविंग अ गुड जॉब, लविंग, फिर इसके बाद मैं लिखूंगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। He's caring. My brother is handsome, having a good job, loving, and last but not the least is caring. Is caring करें, ठीक है? Got it? मतलब कि मैं अपने भाई की खूबियाँ बयान कर रही हूँ कि वो हैंडसम है, अच्छी जॉब है, बहुत लविंग है। मतलब इसका मतलब है कि जो मैं लास्ट उसकी खूबी बयान कर रही हूँ वो भी इन खूबियों से किसी तरह कम नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज केयरिंग। केयरिंग की स्पेलिंग ठीक कर लें, CARING। गॉट इट? एज for me, I will write here, I am a lecturer, having handsome salary, good family background,
फिर मैं, क्योंकि मैं अपनी खूबियाँ बयान कर रही हूँ। और हम इस फ्रेज को फिर लिखेंगे एंड करके लिखूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he is a PhD scholar। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर किसी की क्वालिफिकेशन बयान कर रही हूँ कि आई एम अ लेक्चरर, मैं लेक्चरर हूँ, हैविंग हैंडसम सैलरी, मेरी हैंडसम सैलरी है, गुड फैमिली बैकग्राउंड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ PhD स्कॉलर। हैव यू गॉट दिस फ्रेज? हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? गुड रिडेंस इज अ थर्ड फ्रेज। गुड रिडेंस का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, अच्छा है पीछा छूटा, अच्छा है पीछा छूटा। तो मैं उर्दू में लिख रही हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी से बहुत ज़्यादा बोर हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बंदा ना आए, तो मैं और ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छा है भाई जान छूटी। असल में आपने इडियम देखा होगा गेट रेड। दिस इज द फोर्थ फ्रेज एंड दिस इज द फिफ्थ फ्रेज। गुड रिडेंस, अच्छा है पीछा छूटा। आपने गेट रेड ऑफ का सुना होगा, इडियम है, दिस एन इडियम गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है निजात पाना, निजात पाना। ठीक है, वहीं से निकला है। इट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम दिस इडियम गुड रिडेंस, अच्छा है पीछा छूटा। अब मैं इसको हाउ आई विल यूज इट इन इंग्लिश, आई एम टेलिंग यू हियर। आई हैव सेट एग्जांपल फॉर यू। सपोज दैट कोई लड़की कह रही है गुड बाय, गुड बाय एंड गुड रिडेंस। She said to him angrily. Angrily, angrily कहते हैं गुस्से से। ठीक है, angrily we use for गुस्सा। आपके जब जज्बात गुस्से के होते हैं तो you use angrily, angrily as he left। अब देखें, लड़की क्या कह रही है, गुड बाय एंड गुड रिडेंस। शी सेड टू हिम एंग्रीली एज ही लेफ्ट। मतलब वो एज ही लेफ्ट का मतलब है कि जैसे ही वो निकला तो उस लड़की ने क्या कहा, बाय बाय और अच्छा है पीछे छूटा। और लड़की ने उसको गुस्से से कहा जैसे ही वो बाहर गया। ठीक है, तो गुड रिडेंस कहते हैं पीछा छूटने पर हम गुड रिडेंस का फ्रेज यूज करते हैं। ऑलराइट, नंबर 5 फ्रेज इज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर आपने वो यूज है, कभी ना कभी ऐसा तो होगा, कभी ना कभी। जैसे मैं कहूँ कि सूनर और लेटर माय यूट्यूब चैनल विल बिकम पॉपुलर, सूनर और लेटर आई विल बी अ डॉक्टर, sooner or later I will buy a new house, sooner or later I will offer hajj। ठीक है, यानी कभी न कभी मैं फला फला काम करूंगी। I have given you multiple examples in this regard, so I am writing for you just for your convenience। I will get the degree of PhD
सूनर और लेटर, कभी न कभी, सूनर और लेटर आई विल गेट द डिग्री ऑफ PhD, कभी न कभी मुझे PhD की डिग्री आकर मिल ही जाएगी। सूनर और लेटर आई विल ऑफर हज। अच्छा, जब भी हम हज की बात करते हैं या नमाज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट हज और नमाज और उम्रा, वी यूज ऑफर, या फिर हम इसको परफॉर्म भी कह सकते हैं। आई एम जस्ट एडिंग vocabulary for you, perform, ठीक है। अच्छा, नमाज के लिए भी हम लफ्ज़ ऑफर यूज़ कर सकते हैं, हज के लिए भी ऑफर यूज़ कर सकते हैं। So sooner or later I will get the degree of PhD, sooner or later I will offer hajj, umrah, etc, etc. Okay, have you got it? I hope so you understood these. The sixth phrase is stuck in the head. समझ में आया इसका मतलब? जहन से चिपक जाना, कोई बात आपके जहन में अटक गई हो, किसी बात का जहन में अटक जाना, बात या चीज का जहन में अटक जाना। अब आपने ये एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि समटाइम व्हेन वी लिसन सॉन्ग, सो द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग हमारे जो है माइंड में आने लगते हैं, हमें बार बार फील होता है कि हमारे जहन में कोई बात आ रही है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दिस इन एग्जाम्पल, दिस फ्रेज इन एग्जाम्पल। The lyrics of this song is stuck in my head, since morning. The lyrics of this song is stuck in my head since morning. मतलब ये कि मैंने कोई गाना सुबह को सुना तो उस गाने के जो बोल है मेरे जहन में अटक गए हैं, ठीक है। लिरिक्स कहते हैं गाने के बोल को, ठीक है। गाने की जो शायरी होती है वी से इट इज लिरिक्स, ठीक है। और फ्रेज हमारा क्या है? स्टक इन द हेड। तो एग्जाम्पल है द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग इज स्टक इन माई हेड सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी सच एज आई हैव seen a child and that child is very beautiful and I use this phrase that the sweet smile, the sweet smile of this child is stuck in my head. So there are two examples of this phrase. The lyrics of this song is stuck in my head since morning, and the second sentence is the sweet smile of this child is stuck in my head. ठीक है। स्टक का मतलब वैसे ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्टक, इसका मतलब होता है चिपक जाना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टिक, ठीक है। तो चिपक जाना यानी कि अटक जाना, चिपक जाना इज कॉल्ड स्टक। गॉट इट? सेवेंथ फ्रेज, आई हैव टू सिट। आपने भी सुना है, मानना पड़ेगा तो वो बड़ी चीज।
या मानना पड़ेगा कि तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम जब भी यूज़ करते हैं मानना पड़ेगा या कहना पड़ेगा, तो हम इस फ्रेज को यूज करते हैं। हाउ आई विल यूज इन एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग फॉर यू। I have to say you really work hard. For qualifying this exam. अब जैसे कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि कोरोना के मैटर को कंट्रोल कर सके, तो मैं कहूँगी कि आई हैव टू से गवर्नमेंट हैज़ रियली डन वर्क हार्ड फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन एज रिगार्ड कोरोना वायरस। या मैं ये कहूँ कि आई हैव टू से I am at least writing 2 examples so as these phrases could be clear to you, could be lucid to you. Lucid is a word which was added in my vocabulary session. I have to say you are no less. You are no less. मुझे मानना पड़ेगा कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। ठीक है, these were phrases, these were 7 phrases which I explained to you. I hope so you understood these phrases. If you add these phrases in your writing style will be attractive, और आप जो है और बहुत बेहतर तरीके से अपनी राइटिंग स्किल को इस तरह बेहतर बना सकते हैं। So one request, don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully because these videos are knowledgeable. तो तब तक के लिए आप जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।